आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 26 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। चीन में 108 मंजिला इमारत से टकराया हवाई जहाज, बिल्डिंग के ईस्टर्न एंट्रेंस के पास गिरा मलबा। गजा में बगावत जैसे हालात, हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। अरब मुल्कों से भिड़ गया ईरान, कहा मिडिल ईस्ट में नहीं चलेगा जीसीसी और अमेरिका का फरमान। हिजबुल्लाह ने रख दी जंग खत्म करने की शर्त, कहा इस्राइल को बिना किसी शर्त के छोड़नी होगी लबनान की एक एक इंच सरजमीन। सूडान में एक और बड़े खून खराबे का खतरा, अल ओबैद शहर को चारों तरफ से घेर रही है आरएसएफ। यूरोप को अमेरिका की खुली धमकी, आखिर क्यों दिया एलएनजी गैस सप्लाई रोकने का अल्टीमेटम, बताएंगे हम। यूरोप में क़यामत की गर्मी, हिस्ट्री की सबसे खतरनाक हीट वेव से स्पेन और जर्मनी में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर। और सऊदी अरब के कतीफ में मुहर्रम की मजलिस, आशूरा के मौके पर अज़ादारों ने इमाम हुसैन को पेश किया खिराज अक़ीदत। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। आज खबरें बेहद अहम हैं। सबसे पहले एक तस्वीर से भरी खबर देख लीजिए। ये चाइना की तस्वीर है, जहां चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग में शामिल चाइना जुन टावर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्लेन, एक छोटा हवाई जहाज़ इस 528 मीटर ऊंचे टावर से टकरा गया, जिसके बाद उसका मलबा बिल्डिंग के ईस्टर्न एंट्रेंस के करीब ऐसे गिरा। हालांकि जहाज़ की टक्कर के बावजूद इमारत का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि चाइना के अंदर चाइना का माल वैसा नहीं होता जैसा हमारे यहाँ सप्लाई किया जाता है। बताया जा रहा है कि चाइना का ये 128 मंजिला जुन टावर दुनिया की 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में शामिल है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि प्लेन किस वजह से टकराया, उसमें कितने लोग सवार थे और किसी के मारे जाने या ज़ख्मी होने की कोई तस्दीक हुई है या नहीं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चाइना से अमूमन बहुत तेज़ी से खबरें बाहर नहीं आती हैं। बात गज़ा की, जहां बगावत जैसे हालात हैं। क्या गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं या फिर ये सिर्फ इस्राएली मीडिया का दावा है? क्योंकि इस्राएली मीडिया ने 26 जून की शाम कुछ फ़ोटो और वीडियो जारी किए हैं जिनमें गज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ लोगों के सड़क पर उतरने का दावा किया गया है। क्या यह हमास के ख़िलाफ़ गज़ा के एक धड़े की बगावत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में, तस्वीरों में सैकड़ों लोग तख्तियां लेकर नज़र आ रहे हैं जिन पर अरबी में लिखा हुआ है, हमास बाहर जाओ और हम जीना चाहते हैं। ये नारे लिखे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में अब तबाही बहुत हो चुकी जैसे नारे लगाए जाने का भी दावा किया गया है। वो वीडियो आपके सामने चल भी रहा है। बताया जा रहा है कि 26 जून को गज़ा की अलग अलग 18 जगहों पर प्रोटेस्ट की अपील की गई थी। हालांकि ये साफ नहीं है कि वीडियो गज़ा के किस इलाके के हैं। इस्राएली मीडिया का दावा है कि पिछले करीब एक साल में गज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ ये पहला ऐसा खुला मुज़ाहरा है। वहीं ये भी कहा गया है कि हमास से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन वीडियोस को नहीं दिखाया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गज़ा के सहाफ़ियों को इन मुज़ाहिरों की, इन प्रोटेस्ट की कवरेज से रोका गया ताकि दुनिया के सामने ये बात ना जाए कि गज़ा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि इन दावों की आज़ादाना तस्दीक फ़िलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ये वीडियो सही साबित होते हैं तो ये गज़ा के अंदर बदलते हालात की तरफ एक बड़ा इशारा हो सकते हैं। हाँ, मैंने इन वीडियोज़ के बरक्स एक और वीडियो देखा, एक जनाजे का वीडियो। गज़ा में हमास से जुड़ा एक बड़ा सीनियर चेहरा आज मारा गया है। उसके जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की गई ताकि इन प्रोटेस्ट को जवाब दिया जा सके, इन प्रोटेस्टर्स को जवाब दिया जा सके कि तुम्हारे पास नहीं भीड़ हमारे पास है, लोग गज़ा और हमास के साथ हैं। ऐसे भी वीडियोस सामने आए हैं। और एक बात बता दूँ, गज़ा हो या दुनिया का कोई हिस्सा, दो सोच के लोग हर जगह रहते हैं। गज़ा के ही तो लोग हैं जो इसराइल से पैसे लेकर हमास के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। गज़ा के उस धड़े से भी मुतासिर एक भीड़ होगी, वो प्रोटेस्ट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। ईरान और अरब मुल्कों के बीच एक बार फिर टकराव खुलकर सामने आने लगा है। जिस जीसीसी ने अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम
اور ریجنل گروپس پر سخت رخ اپنایا تھا، اب ایران نے اسی بیان کو خارج کرتے ہوئے عرب ملکوں کو بھی کھلی نصیحت دے ڈالی ہے۔ 26 جون کو ایران کے فارن منسٹری نے امریکہ اور GCC کے جو عرب ممبر ملک ہیں ان کے ساجھا بیان کو انٹرونشن کرنے والا یعنی دخل دینے والا، غیر ذمہ دارانہ اور بھڑکاؤ قرار دیتے ہوئے اسے پوری طرح سے خارج کر دیا۔ کس نے؟ ایران نے کہا کہ امریکہ اور اس کے عرب ساتھی ڈپلومیسی کے نام پر ایران پر پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ویسٹ ایشیا میں امن لانے کے بجائے امریکہ کی ملٹری موجودگی ہی ریجن میں بے چینی اور تفرقے کا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حالیہ جنگ کے دوران کچھ ریجنل ملکوں کے ملٹری اڈوں اور سہولتوں کا فیسلٹیز کا استعمال امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے کیا۔ ایران نے ایسے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی پالیسی پر دوبارہ غور کریں اور کسی تیسرے ملک کو اپنی سرزمین سے ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے مسئلے پر بھی ایران اپنے پرانے رخ پر قائم دکھائی دیا۔ اس نے دہرایا کہ ہرمز کے انتظامات عمان کے ساتھ مل کر ہی طے کیے جائیں گے اور اسی سلسلے میں ہوئے سمجھوتے پر عمل جاری رہے گا۔ ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون پروگرام پر بھی کوئی نرمی دکھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ صاف کہا ہے کہ اپنی قومی حفاظت، اپنی نیشنل سیکیورٹی اور ملٹری طاقت کے معاملے میں وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کی یہ ریڈ لائن ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے GCC کے اس بیان پر بھی اعتراض جتایا جس میں فلسطینی اور لبنانی ریزسٹنس گروپس کو ایران کے پراکسی گروپس کہا گیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ریجن میں اگر کوئی اصلی پراکسی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہرمز میزائل پروگرام اور ریجنل سیاست کو لے کر ایران اور GCC کے بیچ یہ نئی بیان بازی آگے چل کر کسی بڑے سیاسی ٹکراؤ میں بدل جائے گی یا پھر ڈپلومیسی اس کا کوئی راستہ نکال لے گی؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران اتنا زیادہ عرب ملکوں پر تمتما کیوں گیا، کیوں غصے میں لال ہو گیا؟ ہوا کیا تھا؟ دراصل ایران اور GCC کے عرب ملکوں کے بیچ اب ٹکراؤ کھل کر سامنے آنے لگا ہے۔ 25 جون کی رات GCC اور امریکہ نے مل کر ایران کے میزائل پروگرام، ڈرون، ریزسٹنس گروپس اور اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر سخت بیان جاری کیا تھا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ماجرا سمجھ آ جائے۔ اب اسی بیان کے ٹھیک اگلے دن یعنی 26 جون کو ایران نے بھی پلٹوار کرتے ہوئے عرب ملکوں کو اپنی سیکیورٹی پالیسی پر دوبارہ غور کرنے کی نصیحت دے ڈالی ہے۔ 26 جون کو ایران کی فارن منسٹری نے امریکہ اور GCC کے ساجھا بیان کو انٹرونشن کرنے والا، غیر ذمہ دارانہ اور بھڑکاؤ قرار دیتے ہوئے اسے پوری طرح سے خارج کر دیا۔ کہانی یہاں تک آپ کو پتہ چل چکی تھی۔ اب سنیے، دراصل 25 جون کو بحرین میں GCC کی میٹنگ ہوئی تھی۔ GCC کے عرب ملکوں اور امریکہ کے بیچ ہوئی تھی یہ میٹنگ، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ بیان GCC اور امریکہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور اس بیان میں کہا گیا تھا کہ ویسٹ ایشیا میں لمبے عرصے کا امن تبھی ممکن ہے جب ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور ریجن میں موجود اس کے ریزسٹنس گروپس کے مسئلے کا حل نکالا جائے، یعنی یہاں نکیل کسی جائے۔ GCC اور امریکہ نے یہ بھی صاف کر دیا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارت اور انویسٹمنٹ تبھی ہوگا جب تہران یعنی ایران امریکہ کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کی پوری پابندی کرے گا، اپنے رویے میں بدلاؤ لائے گا اور ریجن میں تناؤ بڑھانے والی کاروائیاں بند کرے گا۔ انہوں نے عرب ملکوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑنے پر ایسی تجارت اور انویسٹمنٹ کبھی بھی واپس لیا جا سکتا ہے، یعنی اسے پاز کیا جا سکتا ہے۔ ایک تھریٹ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ اور GCC ایک طرف کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ایران دوسری طرف اپنے پرانے رخ پر قائم ہے، تو کیا نیوکلیئر بات چیت کے ساتھ ساتھ ویسٹ ایشیا میں ایک نیا سیاسی ٹکراؤ بھی تیز ہونے والا ہے؟ نیوکلیئر مسئلہ پھنس رہا ہے، وہ کبھی تفصیل سے آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ابھی بہت خبریں ہیں دنیا کی۔ اگلی خبر ایک سوال کے ساتھ، کیا لبنان میں جنگ ختم ہونے کی امیدوں کو حزب اللہ نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف امریکہ کی کوشش ہے کہ لبنان اور اسرائیل کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں، لیکن دوسری طرف حزب اللہ نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کو بنا کسی شرط کے لبنان چھوڑنا ہی ہوگا، تب جا کر جنگ بند ہوگی۔ 26 جون کو یوم عاشورہ کے موقع پر ایک ٹی وی خطاب میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے لبنان کی پوری سرزمین سے بنا کسی شرط کے نکل جانا۔
नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह किसी भी ऐसी डील को कबूल नहीं करेगा जिसमें इसराइल को कोई फ़ायदा मिले। इसके आगे यही सारी बातें थी, यानी एक सीधी रेड लाइन तो हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के लिए खींच दी है। मामला और टाइट हो गया है। बात अब उस मुल्क की जिसकी खबरें पीछे छूट जाती हैं। क्या सूडान एक और बड़े इंसानी अलमिये के मुहाने पर खड़ा है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ अब अल उबैद शहर को चारों तरफ से घेर रही है। ये बागी ग्रुप है, जबकि अमेरिका ने भी वार्निंग दी है कि यहाँ बड़े पैमाने पर आम लोगों के खिलाफ जुल्म हो सकते हैं, मारा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से अल उबैद की तरफ लगातार बढ़ रही है। 26 जून को ये खबर आई और ये तस्वीरें भी। ड्रोन हमलों में 5 ऑयल टैंक फार्म भी निशाना बने हैं आरएसएफ के हमलों में। इससे शहर पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो बड़े पैमाने पर आम लोगों के खिलाफ जुल्म हो सकते हैं। ये वार्निंग ऐसे ही नहीं दी गई दोस्तों। पिछले साल अक्टूबर में सूडान के अल-फाशर शहर में भी इसी तरह आरएसएफ ने घेरा डाला था और वहां पर कत्लेआम हुआ था। इसके बाद यूएन की रिपोर्ट में उस हमले में नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड जैसे निशान मिलने की बात कही गई थी। दोस्तों, अल उबैद सिर्फ एक शहर नहीं है सूडान का। यहाँ से एक अहम हाईवे और ऑयल पाइपलाइन यानी तेल की पाइपलाइन गुजरती है। अगर आरएसएफ ने इस शहर पर कंट्रोल कर लिया तो पूरे वेस्टर्न सूडान पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खाना जंगी की वजह से अब तक 1,40,00,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, बेघर हैं। इसे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया भी बताया जा रहा है। अब और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या अल उबैद अगला बड़ा खून खराबा देखने जा रहा है, या फिर दुनिया इस बार हालात बिगड़ने से पहले कोई कदम उठा लेगी। बात रूस और यूक्रेन जंग की भी करते हैं। क्रीमिया में हालात अब और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच रूस के कब्जे वाले पूरे क्रीमिया और सेवास्तोपोल में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस की तरफ से अपॉइंट किए गए क्रीमिया के हेड सरगेई आक्योनोव ने ये कहा है कि ये कदम बिजली, ट्रांसपोर्ट और दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसले तेज़ी से लेने के लिए उठाया गया है। हालांकि ये एक बहाना है दोस्तों। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले क्रीमिया में फ्यूल सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और दूसरी बुनियादी सहूलतों को लगातार निशाना बना रहे हैं। यानी क्रीमिया में यूक्रेन के बढ़ते दबाव के बाद रूस को अब पूरे इलाके में इमरजेंसी लगाने तक की नौबत आ गई है। अमेरिका ने यूरोप को गैस सप्लाई रोकने की धमकी दे डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने मीथेन एमिशन से जुड़े अपने नए रूल्स में नरमी नहीं दिखाई तो अमरीकी एलएनजी की सप्लाई दूसरे मार्केट्स का रुख कर सकती है। यानी यूक्रेन की गैस रोककर दूसरे बाज़ारों में बेची जा सकती है। अमेरिका का कहना है कि यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के नए रूल्स अमरीकी एलएनजी एक्सपोर्ट के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अब अपनी एनर्जी सप्लाई को भी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। यूरोप के मुल्क अमेरिका के दोस्त कहलाते हैं, लेकिन धंधे में कोई दोस्त नहीं होता, दुश्मन भी नहीं। बढ़ते आगे, यूरोप इस वक्त जानलेवा गर्मी की चपेट में। ये एक बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वहाँ अब तक की सबसे ख़तरनाक हीट वेव मानी जा रही है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल की वजह से पैदा हुए क्लाइमेट चेंज ने इस हीट वेव को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 साल पहले ऐसी गर्मी का सामना करना लगभग नामुमकिन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन में अब तक 200 से ज़्यादा मौतों को इस गर्मी से जोड़ा गया है। स्पेन में, वहीं जर्मनी में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि फ्रांस और इटली से भी कई लोगों की जान जाने की खबरें हैं जिनकी मौत को गर्मी से जोड़ा जा रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यूरोप में गर्मी बढ़ रही है। दुनिया किस तरफ जा रही है? सोचिए, पहाड़ों पर जब बर्फ़ पिघलेगी, सैलाब आएंगे, पीने का पानी पहले ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म होने की तरफ बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं आगे।
सऊदी अरब में आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की याद में बड़े पैमाने पर मजलिसें और अज़ादारी का एहतमाम किया गया। 26 जून को सामने आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक सऊदी अरब के मशरकी हिस्से कतीफ में बड़ी तादाद में अज़ादार इकट्ठा हुए और आशूरा की रातों को इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। कतीफ वो जगह है जहाँ शिया हजरात की अच्छी खासी आबादी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मशरकी सूबे के कतीफ गवर्नरेट में मौजूद तारूत आइलैंड की अब्दुल रहीम हुसैनिया में अज़ादारी के मजलिस का एहतराम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजलिस को सऊदी आलिम शेख अली अल बकाल ने खिताब किया। उन्होंने वाक़या करबला, इमाम हुसैन की कुर्बानी और आशूरा के पैगाम पर तफसील से रोशनी डाली और अज़ादारों के सामने मसायब भी बयान किए। हर साल की तरह इस बार भी कतीफ के शिया मुसलमानों ने मुहर्रम की मजलिसों और अज़ादारी के ज़रिए इमाम हुसैन की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।